दोस्तों, उड़ान आईएएस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है अनिल कुमार और दोस्तों, मैं आपके साथ आधुनिक भारत का इतिहास डिस्कस कर रहा हूँ। आधुनिक भारत के इतिहास में दोस्तों, हमने 1857 की क्रांति को देखा था। उसके बाद हमने देखा कि जो सामाजिक धार्मिक आंदोलन हुए उस पर बात किया था। अब हम कांग्रेस की स्थापना हम दोस्तों कांग्रेस को देख रहे थे, कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में। तो यहाँ पर दोस्तों हमने पहले में देखा था कि कांग्रेस की स्थापना कैसे हुई, तड़ित चालक का सिद्धांत क्या है और सेफ्टी बल्ब की थ्योरी क्या है, कब कहाँ पर अधिवेशन हुआ, कांग्रेस से पूर्व संस्थाएं क्या थी, इस पर हमने बात की। अभी हम दोस्तों देखने वाले हैं कि कांग्रेस जो इस्टेब्लिश किया गया उसके उद्देश्य क्या थे, उसके लक्ष्य क्या थे। सबसे पहला जो लक्ष्य था दोस्तों वो था राष्ट्र निर्माण करना। ठीक है? यानी कि कह सकते हैं आप नेशन बिल्डिंग। पहला उद्देश्य क्या है? नेशन बिल्डिंग। कांग्रेस की स्थापना का पहला उद्देश्य नेशन बिल्डिंग। नेशन मतलब दोस्तों लोगों के अंदर एकता की भावना का संचार करना। ठीक है? तो ये कैसे होगा? कैसे संभव है? यानी कि एकता का मतलब क्या हुआ? राष्ट्र बनाना, भारत को एक राष्ट्र बनाना। राष्ट्र का मतलब है कि लोगों के बीच एकता की भावना, लोगों के बीच मिलकर-जुलकर मिल-जुलकर एक साथ रहने की, काम करने की भावना का विकास हो। ठीक है? तो दोस्तों ये कैसे होगा? कांग्रेस के जो अधिवेशन है वो भारत के विभिन्न क्षेत्रों में आयोजित किए जाएँगे ताकि लोगों को राजनीतिक रूप से जागृति किया जाए, जागरूक किया जाए। ठीक है? तो इसीलिए भारत के क्या है विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता था। एक संगठन एक मद्रास में हो रहा है, एक बॉम्बे में हो रहा है, एक बंगाल में हो रहा है, एक दिल्ली में हो रहा है, एक लखनऊ में हो रहा है। तो इससे क्या होगा जहाँ-जहाँ पर होगा, वहाँ-वहाँ पर राजनीतिक रूप से लोग जागरूक होंगे। ठीक है? तो राष्ट्र निर्माण होगा, है ना? और दोस्तों आप देख सकते हैं जो अध्यक्ष है, वो कभी भी होम स्टेट से नहीं होगा ताकि बंधुत्व की भावना का ज़्यादा विकास हो सके। बंधुत्व मतलब हम सभी लोग मिले हुए हैं। जैसे मान लीजिए कि बॉम्बे में हो रहा है संगठन अधिवेशन जो कांग्रेस का अधिवेशन, वार्षिक अधिवेशन, तो बॉम्बे का जो व्यक्ति है, वो वहाँ का अध्यक्ष नहीं होगा, किसी और दूसरे राज्य का होगा। ठीक है? तो ये था। दूसरा कारण दूसरी बात थी दोस्तों आधुनिक राजनीतिकरण करना। भारत को आधुनिक मॉडर्न एजुकेशन मतलब देना। कैसे भी लोगों को राजनीतिक शिक्षण और प्रशिक्षण भी देती थी कांग्रेस। उसके बाद है दोस्तों अखिल भारतीय नेतृत्व का निर्माण करना, ऑल इंडिया लीडरशिप का निर्माण करना, बुल डे एंड ऑल इंडिया लीडरशिप। प्यारे दोस्तों, तो कैसे करेंगे ऑल इंडिया लीडरशिप? सभी वर्गों के कॉमन मुद्दे उठाए जाएँगे दोस्तों। किसी किसी धर्म या जाति से संबंधित मुद्दों को हम विशेष वर्ग से संबंधित मुद्दों को नहीं उठाएँगे क्योंकि अगर हम मान लीजिए कि विशेष वर्ग से संबंधित मुद्दों को उठाएँगे, तो दोस्तों अन्य जातियों के लोग क्या हो जाएँगे? नाराज़ हो जाएँगे। तो हम ऐसे मुद्दे उठाएँगे जिससे सभी लोग परेशान हों। जैसे मान लीजिए राजनीतिक मुद्दा है, आर्थिक मुद्दा है, नमक का मुद्दा जिससे सभी लोग प्रभावित हैं, ऐसे मुद्दे उठाएँगे। उसके बाद है दोस्तों चौथा कारण जो तो लक्ष्य है कांग्रेस का वो क्या है? राजनीतिक लोकतंत्र का भारतीयकरण करना। यानी कि लोकतंत्र तो है दोस्तों राजनीतिक लोकतंत्र, ठीक है? तो इसको इंडियनाइज़िंग करना है इसका, ठीक है? इंडियनाइज़ेशन करना, ठीक है? इंडियनाइज़ेशन पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, ठीक है ना? भारतीयकरण करना। अर्थात दोस्तों ये कैसे करेगी? कांग्रेस एक पार्टी नहीं थी बल्कि एक आंदोलन की तरह कार्य करती थी। अतः कांग्रेस ने दोस्तों एक छाता के रूप में कार्य किया था। सभी भारतीय लोगों को एक एक छाता के रूप में उनके लिए काम किया था। लोगों के अंदर लोकतंत्र की भावना को जागृत किया था। उसके बाद है दोस्तों कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में दोस्तों इसकी प्रक्रिया को भी समझें, तो भी इसके उद्देश्यों के पता चलेगा। तो यहाँ पर देखेंगे हम कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में क्या प्रक्रिया रही है, थोड़ा-सा देखेंगे दोस्तों। एक जो है कुलीन वर्ग रहा है दोस्तों, सामंत वर्ग जिसको आप कह सकते हैं, ठीक है? फ्यूडल या फिर एरिस्टोक्रेसी, ठीक है? एरिस्टोक्रेसी मतलब दोस्तों कि देख सकते हैं यहाँ पर जमींदार वर्ग हिंदू हो या मुस्लिम अपने हितों की रक्षा हेतु ब्रिटिश सरकार के समर्थक रहे अर्थात दोस्तों वो कांग्रेस का समर्थन नहीं करते थे। ठीक है? तो प्रक्रिया की अगर हम बात करें तो ध्यान रखेंगे एक तो सामंती वर्ग इसका समर्थन नहीं करते थे। व्यापारिक वर्ग की बात करें तो दोस्तों ये इनकी जो नीति थी दीर्घकालिक थी। ठीक है? तो आप देख सकते हैं कारण इनको क्या करता था, ज़रूरतें थी तो तात्कालिक और स्थायी दोनों प्रकार की थी। इनकी व्यापारी जो वर्ग था, इनकी तो तात्कालिक भी ज़रूरतें थी और अल्पकालिक भी थी। तो आप तात्कालिक रूप से ये ब्रिटिशों के समर्थक थे, क्योंकि तात्कालिक उस टाइम पे इनकी ज़रूरत थी, लेकिन दीर्घकालिक रूप से देखेंगे, तो दोस्तों जो व्यापारिक वर्ग था वो भारतीयों के समर्थन में आ जाता है। ठीक है? प्रक्रिया के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं। लेकिन जो सामंती और कुलीन वर्ग रहा है वो
ब्रिटिशर्स के समर्थक रहा है, कांग्रेस के साथ नहीं आया। जिसको आप कई बार कह सकते हैं कि रजवाड़े जो भी मतलब जो देसी रियासतें थी वो भी क्या है, एक बांध के रूप में काम करती रही थी कांग्रेस, किसके लिए, अंग्रेजों के लिए, ब्रिटिशर्स के लिए। ठीक है, तो ये भी एक रहा है, तो देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों जो व्यापारिक वर्ग है वो दीर्घकालिक रूप में तो दोस्तों कांग्रेस के समर्थन में आ गया था। जैसे जैसे उसको पता चलता गया ब्रिटिश सरकार की कैसे कैसे उनके हितों से क्या कर रहा है, बाधा डाल रही है, वैसे वैसे वो कांग्रेस की तरफ झुकने लगा। यानी कि शुरुआत में व्यापारिक वर्ग ब्रिटिशर्स का सपोर्टर था, बाद में वो कांग्रेस का सपोर्टर हो गया। लेकिन सामंती वर्ग, कुलीन वर्ग सपोर्टर रहा ब्रिटिशर्स का और हमेशा कांग्रेस का विरोधी रहा। तीसरी बात अगर हम बात करें तो आम जनता की बात करते हैं दोस्तों। आम जनता देखेंगे दोस्तों, आम जनता जब स्थापना हुई थी तो प्रक्रिया देख सकते हैं, प्रतिक्रिया देने में असमर्थ थी। कारण, जब कांग्रेस स्थापना हुआ तो उस टाइम पे वो क्या प्रतिक्रिया देगी। तो हम इसकी जो स्थापना है दोस्तों उसमें किस लोगों की क्या क्या प्रतिक्रिया रही है तो देख लेंगे, प्रतिक्रिया या फिर प्रक्रिया। ठीक है, तो उसमें क्या रहा है, प्रतिक्रिया में सबसे पहले देखेंगे कुलीन वर्ग कांग्रेस का विरोधी है। ठीक है, आप देखेंगे व्यापारी वर्ग कांग्रेस का सपोर्टर बन गया, बाद में पहले सपोर्टर नहीं था। ठीक है, और आप देखेंगे कि जो आम जनता है दोस्तों वो तो प्रतिक्रिया देने की स्थिति में है ही नहीं, क्योंकि वो तो पढ़े लिखे नहीं है। इसी वजह से दोस्तों आरंभ में जनाधार इसका जो था बहुत ही संकुचित हुआ करता था, यानी कि बहुत ही नैरो कह सकते हैं इसका जो है एक्सपेंशन था, जनाधार था, इसका बेस हुआ करता था। लेकिन जैसे जैसे जागरूकता बढ़ती गई कांग्रेस का जनाधार बढ़ता गया। ये भी बात आपको थोड़ा सा याद रखना है। उसके बाद दोस्तों सर सैयद अहमद खान ने क्या प्रतिक्रिया दी है। सर सैयद अहमद खान दोस्तों कांग्रेस का विरोधी थे। ठीक है, कांग्रेस के विरोध में मुस्लिमों को कांग्रेस से दूर रखने की सलाह देते हैं। क्या बोलते हैं कि कांग्रेस से दूर रहें मुस्लिम। ठीक है, और कांग्रेस के विरोध में दोस्तों इन्होंने दो संगठनों का निर्माण भी किया था सर सैयद अहमद खान ने। एक तो था मोहम्मडन एजुकेशन, ठीक है, कॉन्फ्रेंस, मुस्लिमों का कांग्रेस से दूर रहना इसका मकसद ये था। ठीक है, और दूसरा संगठन था दोस्तों, ये भी संगठन का नाम याद रखना है, यूनाइटेड पैट्रियाटिक एसोसिएशन, 1888 में बनाया है। इसका मकसद है सभी कांग्रेस विरोधी मंचों को एक साथ लाना। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो सर सैयद अहमद खान थे दोस्तों वो कांग्रेस विरोधी थे और मुस्लिमों को सलाह देते हैं कि वो कांग्रेस से दूर रहें। पहला संगठन बनाया मोहम्मडन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस। ठीक है, ये मुस्लिमों से कांग्रेस कांग्रेस से दूर रहने की सलाह देता है। दूसरा संगठन एक और बनाया यूनाइटेड पैट्रियट एसोसिएशन 1888 में, और सभी कांग्रेस विरोधी जो मंच थे उनको एक साथ लाना। परंतु दोस्तों विरोध के बावजूद कांग्रेस अधिवेशन में मुस्लिम भागीदारी लगातार बढ़ती रही। ठीक है, ये भी देखने को मिलता है। उसके बाद आप देखेंगे ये है सर सैयद अहमद खान। पांचवी बात देखते हैं दोस्तों, जो प्रतिक्रिया दी ब्रिटिश सरकार की क्या प्रतिक्रिया रही। यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है प्यारे दोस्तों, ब्रिटिश सरकार की क्या प्रतिक्रिया रही है, ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी कि रेस्पॉन्स ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कांग्रेस। प्यारे दोस्तों ब्रिटिशर जब शुरुआत में 4-5 साल तक जब तक कांग्रेस ब्रिटिश सरकार का विरोध नहीं करती थी तब तक तो सरकार का जो रवैया था वो बहुत अधिक अच्छा रहा। अधिकारियों का अधिवेशन में भाग भी ले सकते थे। देख सकते हैं ना, प्रथम 4 वर्षों तक दोस्तों ब्रिटिश गवर्नमेंट का रवैया कांग्रेस के प्रति उदार बना रहा और सरकारी जो अधिकारी थे वो भी कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लेने जा सकते थे, जाते थे। ठीक है, परंतु दोस्तों 1888 के बाद कांग्रेस सरकार का जो रुख था वो कांग्रेस के प्रति कठोर हो गया। ठीक है, और लॉर्ड डफरिन 1888 में देखेंगे 3 साल बाद ही, स्टेब्लिशमेंट के 3-4 साल बाद ही 1888 में दोस्तों लॉर्ड डफरिन कहते हैं कि कांग्रेस मुट्ठी भर लोगों का एक समूह है जो भारतीय समाज के माध्यम कह सकते हैं। ठीक है, भारतीय समाज के मध्य अंश का एक फल है। ठीक है, तो यानी कि एक अंश, बहुत छोटा सा भारतीय समाज का एक छोटा सा हिस्सा है। इसका मतलब है कि कांग्रेस को तुच्छ छोटी संस्था दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि कांग्रेस कुछ नहीं कर सकती। ठीक है, इसी प्रकार लॉर्ड कर्जन का आप देख सकते हैं स्टेटमेंट। लॉर्ड कर्जन का स्टेटमेंट कई बार पूछा भी गया है दोस्तों, क्या है, मैं शांतिपूर्ण तरीके से कांग्रेस की मृत्यु देखना चाहता हूँ। और लॉर्ड कर्जन कहते हैं आई वॉन्ट टू सी द डेथ ऑफ कांग्रेस पीसफुली मैनर। मैं
यानी कि शांतिपूर्ण तरीके से कांग्रेस की मृत्यु देखना चाहता हूँ। लॉर्ड कर्जन वही जिन्होंने बंगाल विभाजन किया था दोस्तों, तो याद रखना है। अतः कांग्रेस देख सकते हैं, सरकार ने कांग्रेस की आप देख सकते हैं शक्तिहीन बनाने और राष्ट्र आंदोलन को कमजोर करने के लिए बांटो और राज करो की नीति अपनाई, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को अपनाया। ठीक है, यानी कि हिंदू मुस्लिम और जितने भी मतलब संप्रदाय हैं, ठीक है, उनके अंदर एक दूसरे की भावना को क्या करना है, ठेस पहुंचाना है, और फूट डालो वाली जो बात है उसको आगे बढ़ाना है। फूट डालो राज करो की नीति को अपनाया था। कांग्रेस विरोधी संगठनों को दोस्तों प्रोत्साहन देना प्रारंभ कर दिया था किसने, आपका ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1888 के बाद से ही। अब दोस्तों यहाँ पर हम जो पढ़ने वाले हैं वो बड़ा ही महत्वपूर्ण है। कांग्रेस की देख सकते हैं कांग्रेस के जो है हम चरण पढ़ेंगे। कांग्रेस की अगर हम बात करें दोस्तों, तो इंटरनेशनल मूवमेंट को आप तीन वर्गों में बांट सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप एक हो गया, यहाँ पर मैं आपको तीनों को यहाँ पर थोड़ा सा बता देता हूँ ताकि आपको थोड़ा समझ में आ सके। तो यहाँ पर देखेंगे इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन नेशनल मूवमेंट, इसको हम तीन वर्ग में बांटेंगे। ठीक है, तीन वर्गों में बांट सकते हैं। एक को बोलेंगे सबसे पहले मॉडरेट, यहाँ पर बोलेंगे मॉडरेट फेज। ठीक है, इधर आएगा आपका एक्सट्रीमिस्ट फेज और इधर आएगा गांधीयन, गांधीयन फेज। अर्थात प्यारे दोस्तों उदारवादी, उदारवादी चरण, उदारवादी चरण जो चलता है वो आपका 1885 से लेकर 1905 तक चलता है। ठीक है, और जो एक्सट्रीमिस्ट फेज है वो 1905 से लेकर 1919 तक चलता है। और जो गांधीवादी चरण है दोस्तों, ये आपका 1919 से, ठीक है, 1947 तक चलता है। एक बार फिर से देख लीजिए, हम कांग्रेस का जो आंदोलन है उसको तीन वर्गों में बांटेंगे। पहले को कहेंगे उदारवादी चरण, जिसको मैंने बोला मॉडरेट फेज 1885 से 1905। ठीक है, यहाँ पर उदारवादी जो नेता है वो कांग्रेस को लीड करेंगे। ठीक है, दूसरा जो चरण है उसको बोलते हैं एक्सट्रीमिस्ट या फिर उग्रवादी चरण कह सकते हैं इसको। ठीक है, गरम पंथी भी कहते हैं इनको दोस्तों। ये चरण 1905 से 1919 तक चलता है। ठीक है, और तीसरा चरण है गांधीवादी चरण। गांधीवादी चरण 1919 से लेकर 1947 तक चलता है। तो इसको हम पढ़ने वाले हैं, देखने वाले हैं। तो ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम कांग्रेस का उदारवादी चरण आज स्टार्ट कर रहे हैं ताकि इसकी नीतियों को आप चीज़ों को समझ सकें। दोस्तों कांग्रेस का उदारवादी चरण जो कि 1885 से स्टार्ट होता है और 1905 तक ये चलता है, यानी कि आप कह सकते हैं बंगाल विभाजन की जब घोषणा की जाती है उस टाइम पे ये स्टार्ट होता है। ठीक है जी, तो प्यारे दोस्त सबसे पहले हम इसको किस प्रकार से पढ़ने वाले हैं, इसकी क्या स्ट्रक्चर क्या है, इसके संदर्भ में आपको थोड़ा सा मैं बताऊंगा। स्ट्रक्चर में क्या है दोस्तों, सबसे पहले इसके मेजर लीडर्स कौन कौन है इसको पढ़ेंगे हम। फिर मान्यताएं क्या हैं इनकी, विचारधाराएं क्या हैं इनकी, कार्य पद्धति जिसको बोलते हैं ना, और उसके बाद है आर्थिक मांगे क्या है दोस्तों इनकी, यानी कि प्रमुख मांगों में आर्थिक मांगे, राजनीतिक मांगे, फिर इनका योगदान और मूल्यांकन क्या रहा है, इनकी लिमिटेशंस क्या रही हैं। ये हमारे क्या है टॉपिक्स हैं। इसके संदर्भ में हम उदारवादी चरण को समझने का प्रयास करेंगे दोस्तों। तो जैसे मान लीजिए मैं क्या हूँ, पॉपुलर लीडरशिप, लीडर कौन रहे हैं, ब्रीफ या फिर इनकी जो बिलीव्स हैं, इनकी जो आइडियाज़ हैं, आइडियोलॉजी है उसको पढ़ेंगे, इनके प्रोग्राम्स, इनकी मेथडोलॉजी जो है उसको पढ़ेंगे, मेजर डिमांड्स क्या हैं कांग्रेस की इसको पढ़ेंगे दोस्तों, यानी कि इकोनॉमिक डिमांड, पॉलिटिकल डिमांड्स क्या रही हैं, इवेल्युएशन पढ़ेंगे दोस्तों, कंट्रीब्यूशन क्या रहा है, इनकी अचीवमेंट्स क्या रही हैं और इनकी लिमिटेशंस क्या रही हैं, इसको भी हम पढ़ने वाले हैं। तो प्यारे दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले प्रमुख नेता कौन है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं मैन लीडर, यानी कि पॉपुलर लीडर या फिर मेजर लीडर, उदारवादी के प्रमुख जो नेता रहे हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं आनंद चार्लू,
दादा भाई नौरोजी, क्या बदरुद्दीन तैयब जी। अभी हम इनके बारे में बात करेंगे दोस्तों। उदारवादी नेताओं के बारे में अगर हम बात करें तो दोस्तों प्रमुख रूप से जैसे मान लो दादा भाई नौरोजी उदारवादी नेता हैं, ठीक है, मॉडरेट लीडर हैं। उसके बाद डब्ल्यू सी बनर्जी दोस्तों, व्योमेश चंद्र बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ठीक है। उसके बाद पी आनंद चार्लू, उसके बाद है डी ई वाचा हो गया, एम जी रनाडे, महादेव गोविंद रनाडे, बदरुद्दीन तैयब जी, ये जो थे, ठीक है, ये महत्वपूर्ण मैंने बताया ये सारे के सारे क्या हैं, उदारवादी नेता, ठीक है। तो इनको आपको पता होना चाहिए, याद रखना है। उसके बाद देखेंगे 1892 के बाद दोस्तों फिरोज शाह मेहता और गोपाल कृष्ण गोखले भी उदारवादी नेता के रूप में उभरते हैं। 1892 यानी कि कांग्रेस की स्थापना के 7 वर्ष बाद फिरोज शाह मेहता और कह सकते हैं गोपाल कृष्ण गोखले वो भी मेन लीडर के रूप में उभरते हैं, इसके उदारवादियों के, ठीक है जी। तो ये आपको याद रखना है। अच्छा, इनकी मान्यताओं पर बात करते हैं दोस्तों। इनका बिलीव क्या है, इनकी विचारधारा क्या है। इनका मानना है दोस्तों सिर्फ अंग्रेज ही भारत का विकास कर सकते हैं। अब यहाँ पर बहुत आश्चर्यचकित बात देखने को आपको मिलेगी कि यहाँ पर जो कांग्रेस के उदारवादी लीडर्स हुए वो बोलते हैं कि अंग्रेज ही भारत का विकास कर सकते हैं, और भारत की जनता क्या थी, क्योंकि भारत की जनता अशिक्षित है। इनका मानना ऐसा है। भारतीय जनता में दोस्तों भरोसे की कमी है, ये ऐसा मानते हैं। और ब्रिटिश न्याय में दोस्तों ये पूरा भरोसा रखते हैं कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो हमेशा भारतीयों के साथ न्याय ही करेंगे, इनका ऐसा मान्यता है, ठीक है। इसी वजह से लाला लाजपत राय बोलते हैं कि भैया तो एक चाल थी, कांग्रेस की स्थापना तो एक सेफ्टी बल्ब की सिद्धांत के तहत की गई थी, है ना। इनका जो रुख है इसके संदर्भ में, है ना। और दोस्तों यानी कि ब्रिटिश संसद और दोस्तों जनता में ये पूर्ण भरोसा है। ब्रिटिश की जो ब्रिटिश जनता में भी ब्रिटिश संसद में इनका पूरा भरोसा है। आप देख सकते हैं ब्रिटिश शासन भारत के लिए अच्छा है, ये लोग मानते हैं। और तो और दोस्तों देख सकते हैं संवैधानिक दायरे यानी कि दायरे में रहकर दोस्तों ये सुधारों की मांग करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशंस में रहकर दोस्तों ये, ठीक है, लिमिट में रहकर ये रिफॉर्म सुधार करते हैं। यानी कि सुधार तो करेंगे लेकिन कांग्रेस के जो कानून बना रखे हैं भारत में, जो भी संविधान बना रखा है उसको नहीं तोड़ेंगे। जैसे मान लो कि आप हड़ताल नहीं करेंगे, है ना, आप बलिदान की बात नहीं करेंगे, स्वराज की मांग नहीं करेंगे, ये है बस प्रार्थना, हाथ जोड़कर ये बात करते थे, हाथ जोड़कर ये बिलीव करते थे कि साहब हमको भारतीयों को भी ये मांग रखते थे कि भारतीयों को भी मान लीजिए कि भाई राजनीति में आना चाहिए, भारतीयों को भी सिविल सेवा में आप एंट्री कराइए, प्रार्थना हाथ जोड़कर मांग करते थे, ठीक है। लेकिन संवैधानिक हदों को, संवैधानिक कानून को नहीं तोड़ेंगे, इनका मानना ये है। खैर हम आगे देखते हैं गोपाल कृष्ण गोखले दोस्तों। आगे हम पढ़ेंगे क्योंकि उग्रवादी जो आपका जो होगा यानी कि एक्सट्रीमिस्ट फेज, उसमें पढ़ेंगे इनके बारे में। तो ब्रिटिश दोस्तों ब्रिटिश साम्राज्य से अलग होकर नहीं, ठीक है, बल्कि इसके अंतर्गत रहकर स्वराज पर बल देते थे। ये स्वराज हो लेकिन किसके अंतर्गत, भारत यानी कि ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत रहते हुए स्वराज के उस पर बल देते हैं। इनका प्रमुख जो शिकायत है वो है भारत में अन ब्रिटिश रूल को लेकर था। अतः ये भारत में ब्रिटिश रूल्स को इस्टेब्लिश करना चाहते थे। यानी कि जैसे मान लीजिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो ब्रिटेन में रूल था वो ऐसे ही सारे के सारे कानूनों को भारत में भी इस्टेब्लिश कराना चाहते थे। जैसे वहाँ पे कानून का शासन था, रूल ऑफ लॉ था, ठीक है, वहाँ पर स्वतंत्रता समानता थी, उनको भारत में भी लागू करना चाहते हैं। लेकिन भारत में अन ब्रिटिश रूल था, ठीक है। अन ब्रिटिश का मतलब अगर भारत भारत के अंदर कोई ब्रिटेन का कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उसको सजा नहीं मिलती थी, तो ये तो गलत बात है, ठीक है। तो ये इसका विरोध करते थे बस। इनका मानना था तो दोस्तों इंग्लैंड में मौजूद ब्रिटिश रूल जो है वो प्रगतिवादी है, ब्रिटेन में जो चल रहा है वो बहुत अच्छा है, उसको भारत में भी लागू करवा दिया जाए, ये इनका भरोसा है दोस्तों। जबकि रियली में भारत में जो है अन ब्रिटिश रूल है जो कि क्या है, वो प्रगतिवादी नहीं है, ठीक है, तो वो प्रगतिवादी नहीं है। अन ब्रिटिश रूल जो है वो प्रगतिवादी नहीं है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अब बात आती है कि भाई ब्रिटेन में कैसा है, तो देखेंगे यहाँ पर ये ब्रिटेन जो है वो प्रगतिवादी क्यों बोल रहे हैं। ब्रिटेन में कैसा है, ब्रिटेन में दोस्तों रूल है, कानून का शासन है, वहाँ पर संसदीय व्यवस्था का प्रतिनिधि शासन है, वहाँ पर नागरिक अधिकारों की बात की जाती है, वहाँ पर प्रेस की स्वतंत्रता की बात की जाती है, वहाँ पर आर्थिक प्रशासनिक नीतियों को नागरिकों के हितों के लिए बनाया जाता है। लेकिन भारत में क्या दोस्तों, नागरिक अधिकार ही नहीं है भारत में।
प्रेस की के लिए विभिन्न प्रतिबंध लगा रखे हैं भारत में, तो ये नहीं होना चाहिए। भारत में कैसा रूल हो जो ब्रिटेन में रूल है। इसलिए दादा भाई नौरोजी ने एक बुक भी लिखा है, अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया यानी कि भारत में कैसा रूल लागू करो, जैसा आपके वहाँ पर है ऐसा। और दोस्तों, प्रशासन और सेवा में, पुलिस सेवाओं में भेदभाव किया जा रहा है भारत के साथ। प्रशासनिक और आर्थिक नीतियां जो हैं दोस्तों, वो औपनिवेशिक हितों को ध्यान में रखकर बनाई गई हैं। ठीक है, तो ये भी एक क्या था, इस प्रकार एक गलत चीज था। इसका परिणाम दोस्तों ये देख सकते हैं कि तीव्र औद्योगिकरण का वहाँ पर जो जरूरत थी। ठीक है, ब्रिटेन में जो ब्रिटिश रूल जो था, जहाँ कानून की शासन थी, तो वहाँ पर क्या था, एक तो तीव्र औद्योगिकरण हो रहा था, समृद्धि में बढ़ोतरी हो रही थी लगातार। और दोस्तों, हमारे यहाँ पर जो इसका परिणाम हुआ वो क्या हुआ, विऔद्योगिकरण को बढ़ावा मिला दोस्तों। गरीबी, भुखमरी, अकाल, ऋणग्रस्तता, धन की निकासी जैसी समस्याओं से भारत ग्रस्त हो गया। ठीक है, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ अर्थात कि दोस्तों, ब्रिटेन में क्या है, रूल ऑफ लॉ है, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट है, सिविल राइट्स हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेस है, इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज जो हैं वो मेड बनाई जाती हैं टू इंटरेस्ट ऑफ दिस सिटीजन्स के इंटरेस्ट में। लेकिन इंडिया में क्या है, नो सिविल राइट्स, वेरियस रिस्ट्रिक्शंस ऑन प्रेस, डिस्क्रिमिनेशंस इन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज एंड पुलिस सर्विसेज, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इकोनॉमिक पॉलिसीज प्रिपेयर्ड कीप इन द माइंड टू कॉलोनियल इंटरेस्ट। तो ये रहा दोस्तों, इसके संदर्भ में हमने बात किया। तीव्र औद्योगिकरण हमने ये बात कर दिया महादेव गोविंद राणा ने। ठीक है, नोट करके यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, दादा भाई नौरोजी ने अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी। ठीक है, तो ये बात भी आपको याद रखना है। इनके कार्यक्रम क्या रहा है, इनकी पद्धति क्या रही है। ठीक है, तो थोड़ा सा इस पर भी हम बात कर लेते हैं दोस्तों। इनके कार्यक्रम जो थे, जो उदारवादी थे, इनके कार्यक्रम होते थे दोस्तों CPC, सी नहीं PCP। ठीक है, PCP का मतलब है प्रेशर कंप्रोमाइज प्रेशर, इसको भी दबाव लिखते हैं प्रेशर, प्रेशर कंप्रोमाइज प्रेशर, PCP, प्रेशर कंप्रोमाइज प्रेशर। ठीक है, सबसे पहले इसका मतलब क्या हुआ, उदारवादी जो थे वो सबसे पहले प्रेशर बनाते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट पर। ठीक है, फिर कंप्रोमाइज कर लेते थे। ठीक है, कोई समझौता कर लेते थे, फिर उसके बाद फिर से प्रेशर क्रिएट करते थे। ठीक है, और ये क्या करते थे दोस्तों, पिटीशन फाइल करते थे कि एक पिटीशन फाइल कर दिया। ठीक है जी, वार्षिक सम्मेलन में सम्मेलन करते थे और मैं मांग करते थे, उनमें मुद्दे जो थे वो निर्धारित क्या करते थे, याचना करते थे दोस्तों, प्रार्थना करते थे। ठीक है, किससे, प्रार्थना पत्र देते थे, स्मरण पत्र के माध्यम से सरकार के सामने अपनी मांगों को रखते थे। कुल मिलाकर मैं कहना चाह रहा हूँ कि उदारवादी हाथ जोड़कर अपनी डिमांड्स रखते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने। ये हैं दादा भाई नौरोजी। तो यहाँ पर देख सकते हैं संवैधानिक तरीके से दोस्तों मांग रखकर रक्त, ठीक है, रक्तहीन संघर्ष में विश्वास करते थे दोस्तों, रक्त बहाने में ये विश्वास नहीं करते थे। इन नेताओं पर दोस्तों देख सकते हैं तर्क यानी कि बर्क का, कौन, जेम्स जैसे और जेम्स मिल जैसे विचारकों का प्रभाव था, जो संवैधानिक तरीके से क्या करते थे, भरोसा रखते थे। लंदन में ब्रिटिश जो जनमत था उसको प्रभावित करने में दोस्तों, उसके क्रमिक रूप से प्रभावित करने में ये जो है सुधारों पर बल देते थे। आता है दोस्तों, ब्रिटिश जनमत को भारतीय समस्याओं से, ब्रिटिश की जो जनता थी ये भारतीय समस्याओं से अवगत कराना चाहते थे ताकि स्वयं ब्रिटिश जनता भी सुधारों की बात करने लगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, ब्रिटिश जनता बिल्कुल भी जागरूक नहीं हुई। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये यानी कि ब्रिटिश जनता को भारतीयों की समस्याओं के बारे में बताना चाहते थे। खैर, ये रहा। उसके बाद हम देख सकते हैं, उसके बाद इनकी जो मांगे क्या थी दोस्तों, तो इनकी मांगे जो थी वो आर्थिक थी, राजनीतिक थी। आर्थिक मांगों में देख सकते हो, जैसे एक तरफा जो मुक्त व्यापार हो रहा है उसको जो है समाप्त किया जाए। ठीक है, राजस्व में कमी की जाए, रुपए का जो डिवैल्यूएशन हो रहा है, ठीक है, रिवैल्यूएशन करो, रुपए जो डे बाय डे उसकी कीमत कम होती जा रही है इसको घटाओ, अकाल कम में की समय राहत दे दीजिए, कृषि में निवेश को बढ़ाओ, आप मजदूर मुद्दों पर बल दीजिए, धन की निकासी को रोकिए आप। ठीक है, ये सारे के सारे मुद्दे थे। ठीक है, और सैन्य खर्च जो है उसमें कमाई की जाए, तो मतलब कमी की जाए। ठीक है, और स्थायी बंदोबस्त दोस्तों इनको भी लागू, अन्य क्षेत्रों में भी लागू किया जाए। ये आर्थिक मांगे हुआ करती थी इनकी। राजनीतिक मांगों में बात करें दोस्तों, विधायिका में भारतीयों की संख्या बढ़ाई जाए, जो कानून बनाने वाली बॉडी है। ठीक है, सशस्त्र अधिनियम को समाप्त कर दिया जाए।
ठीक है। सिविल सेवा में भारतीयकरण किया जाए, आयु में बढ़ोतरी की जाए, ठीक है। परीक्षा भारत में होनी चाहिए। कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के समान भारत को भी क्या करो, ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए स्वराज दे दीजिए, स्वराज है ना, प्रेस और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दीजिए। भारत में देख सकते हैं, भारतीयों को न्यायपालिका में भी जगह दीजिए भाई, इलवट विल विवाद, जूरी के द्वारा न्याय होना चाहिए, ठीक है। गवर्नर जनरल की काउंसिल में जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसकी शक्तियों को कम करो। भेदभावपूर्ण जो शासन हो रहा है दोस्तों इसको कम करो, ठीक है। ये रहा। और आप देख सकते हैं कि प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी बढ़ाई जानी चाहिए। दोस्तों हम अगली क्लास में देखने वाले हैं कि इनका क्या योगदान रहा है, उदारवादियों का योगदान, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब भी करो।